प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चलने जा रहा है। प्री बोर्ड की परीक्षा में यदि आप बैठने वाले हैं तो ये पेपर आपका है। कक्षा 12 के यदि आप विद्यार्थी हैं और प्री बोर्ड के पेपर को लेकर परेशान हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पेपर है आप लोगों का। देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा देखिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत से विद्यालयों पर धीरे धीरे देखिए आपका प्री बोर्ड स्टार्ट भी हो रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, हिंदी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान से देख लीजिएगा, बहुविकल्पी देखिए दोनों ही, चाहे आप सामान्य हिंदी से हो, साहित्यिक हिंदी से हो, या फिर केवल हिंदी आपका हो, लेकिन हिंदी की बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ महत्वपूर्ण पैरा जो गद्य और काव्य के हैं वो भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो समझ लीजिए। ये आपके लिए पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। तो सामान्य हिंदी के लिए आप विद्यार्थी हैं तो तब तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुविकल्पी के लिए चाहे किसी भी साइड से आप हो, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले यहाँ अपने विद्यार्थियों तो पहले हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर हिंदी गद्य से। देखिए 5 जो प्रश्न है आप लोगों को हिंदी गद्य से मिलेगा और 5 जो प्रश्न है आप लोग का हिंदी काव्य से मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं। देखिए स्कंदगुप्त नाटक जो लिखा गया पे विद्यार्थियों, ये है जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है ना। स्कंदगुप्त नाटक जो है वो कौन इसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसकी जो रचना हुई थी प्रिय विद्यार्थियों 1928 में हुआ था। और गुप्त सम्राट जो था स्कंदगुप्त, उसी के जीवन पर आधारित ये रचना है, क्या, जिसका नाम स्कंदगुप्त है, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का, बार बार पूछा जाता है। का देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का, और ये मुख्य रूप से देखा है तो एक कहानी के रूप में, ये ना, ये कहानी के रूप में है। और इस देखिए ये एक, और ये मुख्य रूप से गद्य की कौन सी विधा है? नाटक विधा है। और इसमें किसकी कहानी बताई गई है? स्कंद गुप्त की, जो कि गुप्त सम्राट थे। का प्रश्न क्या है, देखिए शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? देखिए शेखर एक जीवनी के लेखक जो है भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र और हरिशंकर एक परसाई ना, हरिशंकर परसाई। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए यहाँ पर जो है शेखर एक जीवनी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई। शेखर एक जीवनी के जो अथर है प्रिय विद्यार्थी, उनका नाम है अज्ञेय जी, ठीक है ना। क्या नाम है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो कौन है? भारत दुर्दशा है, नहुषु है, और न आने वाला कल है, चंद्रगुप्त है। भारत दुर्दशा, नहुस। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर नहुस जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे जब प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न आप लोग क्या है, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? पहले तो देखिए याद रखिए कल्पलता जो है वो एक हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? वो निबंध संग्रह है। यानी कल्पलता जो है वो निबंध संग्रह है, ठीक है ना। और इसके लेखक के रूप में अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, गुलाब राय जी हो गए, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो गए। तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो घ का विकल्प नंबर आपका ब जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो लेखक करने वाले रचना करने वाले व्यक्ति रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा श्याम सुंदर दास, यानी बाबू श्याम सुंदर दास जी का नाम देखिए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा आपका स। लेकिन इनके अलावा जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, देखिए वाराणसी के क्वींस कॉलेज के महत्वपूर्ण रूप से तीनों छात्र थे। कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हो गए, पंडित राम नारायण मिश्र जी हो गए, शिव कुमार सिंह जी हो गए। ये सभी लोग जो थे वो मुख्य रूप से क्वींस कॉलेज के ये विद्यार्थी थे। और काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण अपना भूमिका इन्होंने दिया था। देखिए यहाँ पर जो नाम है आप लोगों का श्याम सुंदर दास, तो यहाँ पर ये नाम है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे क की ओर, अब देखिए हिंदी गद्य के बाद हिंदी काव्य की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। प्रिय विद्यार्थियों फटाफट से लाइक और शेयर करते चलिए, रुकना नहीं चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का, ठीक है। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ ही साथ आप लोगों को जो है प्री बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिलेंगे।
प्री बोर्ड के जो भी पेपर मेरे पास आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, उसे आप तक तुरंत पहुंचाया जाएगा। और साइंस साइड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो डीजे सर मैथ वाले चैनल पर जाइए, आपको फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपको उस पर मिलेंगे। सुमित्रानंद पंत की चिदंबरा कृति का पुरस्कार मिला था। नहीं, सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा जो लिखा गया कौन सा था, चिदंबरा जो कृति लिखी गई है उनके द्वारा, उसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, स्वर्णमाल पुरस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होगा यही उनको दिया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अमीर खुसरो की रचना कौन है? राहुल वेल, खालिक बारी, पाहुड़ दोहा, भविष्य कथा। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का खालिक बारी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ब वाला ऑप्शन आप लोग का। देखिए अमीर खुसरो की रचना में खालिक बारी यहाँ पर तो राइट आंसर है। और इसके अलावा अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो दीवान उल फुतू हो गया, दीवान रानी और खिज खान हो गया, नू ए सिपियर हो गया, ऐसे तमाम जो है तो देखिए इनका बहुत पॉपुलर एक तुगलक नामा है। अमीर खुसरो जी का ही एक रचना है, कौन? तुगलक नामा, वो भी बहुत पॉपुलर है, बार बार पूछा जाता है। देखिए अमीर खुसरो का यहाँ पर जो था खालिक बारी जो था आपका राइट था। ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हम लोग आगे। अब यहाँ पर खालिक बारी तो हो गया आप लोगों का। सूकर खेत नामक संबंधित किससे है? यानी सूकर खेत नामक स्थान संबंधित किससे है? देखिए सूकर खेत नामक जो स्थान है प्रिय विद्यार्थियों वो है तुलसीदास जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो ये महाकवि तुलसीदास जी हैं इन्हीं से संबंधित है ये सूकर खेत नामक स्थान का संबंध। निम्न में से कौन सी ग्रंथ आदि काल का है? शूरसागर, बिशल देव, रासो, पद्मावत, आंसू। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का, ये जो सूरसागर है, बिशल देव रासो है, पद्मावत है, आंसू है। तो यहाँ पर देखिए जो मुख्य रूप से रहेगा इस प्रश्न में, मुख्य रूप से जो है आदिकाल के देखा जाए तो यहाँ बीसल देव रासो जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आदिकाल का यह महत्वपूर्ण रचना हो जाएगा आप लोगों का। इसके अलावा देखा जाए तो देखिए पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, ठीक है ना, और खुमान रासो हो गया। ये मुख्य रूप से जो है आदिकाल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? देखिए ये प्रश्न भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अज्ञे के नाम से भी जानते हैं, तो ये अज्ञे जी की रचना है। कौन? कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, तो अंगा का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों देखिए ये जो तो सेशन समाप्त हो गया आप लोगों का, जो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला थी। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के सेशन को लेकर, तो यहाँ पर हम लोग को देखिए मिलता है आप लोगों का अब काव्य से रिलेटेड प्रश्न थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए इस पर भी हम लोग थोड़ा सा अपना विचार रखा जाए। महत्वपूर्ण है ये भी आप लोगों के लिए, देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। ठीक है ना, अशोक को जो सम्मान किससे मिला? कालिदास से मिला, वो क्या था? अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजकारी नुपुर वाले चरणों की मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावंशत के रूप में झूलता था, और चंचल नील अलकों की चंचल शोभा को सौगुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में। देखिए प्रिय विद्यार्थियों सीधा सीधा मिल गया आप लोगों का। अगर इसका यहाँ पर गद्यांश पद्यांश लिखना होगा तो ये तो आपके लिए एकदम ईजी हो गया। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, लो बैटरी हो गया क्या, कितना परसेंट चार्ज है देख लिया जाए एक बार, कहीं बंद हो जाएगा तो दिक्कत होगा। चलिए 10% है, जल्दी जल्दी किया जाए सेशन को। देखिए अशोक का फूल है ना, यानी इस जो गद्यांश जाएगा प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और इस पाठ का नाम जो है वो क्या है? अशोक के फूल है। तो देखिए पहला प्रश्न तो यही हो गया। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रिय विद्यार्थियों, यानी गद्य में एक प्रस्तुत गद्यांश को लिखना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों का। ये अगर नहीं लिखे आप तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किसके? हिंदी के कौन सा पाठ से? अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जो है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। महादेव के मन में, वह महादेव के मन में क्या करता है? क्षोभ पैदा करता है ना, वह महादेव के मन में क्या करता है? क्षोभ पैदा करता है। रेखांकित अंश की प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है?
देखिए ये भी आपका प्रश्न इसमें है ना। तो उद्देश्य के बारे में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश का व्याख्या कर रहे हैं तो आप लोग बेहतर तरीके से देखिए उनका मानना था देखा जाए तो अशोक का जो उनका मानना था किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती को अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उन पर क्या होता है, प्रहार करती थी। ठीक है ना, मुख्य रूप से देखा जाए ये। और यहाँ पर जो है चंचल स्वभाव सगुना बढ़ा देता था, वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा कर मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और महो जन्मा देवता के इशारे पर कंधों पर से ही फूट पड़ता था। ये व्याख्या आप लोग का है प्रिय विद्यार्थियों। लेखा का देखिए उद्देश्य क्या है इसमें, ये जो कौन सा, सॉरी ये हम लोग स्टैंड जो हम लोग का है क्या हो गया, कहीं पकड़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया है यहाँ माइक में। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लेकर सेशन को। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का उद्देश्य, थोड़ा सा आवाज आएगा खर खर, उसमें परेशान मत होइएगा आप लोग। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर जो है प्रिय विद्यार्थियों इसमें उद्देश्य के बारे में अगर देखा जाए तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अशोक के फूल का अतिशयोक्तिपूर्ण उन्होंने क्या किया हुआ है, वर्णन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब होता है किसी भी बात को, किसी भी विचारधारा को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर करना। लेखक का कहना है कि साहित्यकारों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संस्कृत के महान कवि जो हैं कालिदास ने अशोक के फूल का जो मादकतापूर्ण वर्णन किया है, ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया है। ठीक है, मुख्य रूप से जो इस पैरा का जो है मुख्य रूप से ये जो है आपका उद्देश्य कवि बताना चाह रहे हैं इसमें अपना। और किस फूल की जो सुंदरता है ना, कि किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी, तो सीधे सीधे है अशोक के फूल की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, ये आ जाएगा। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया, तो अभी आपने देखा किसकी बात हो रही थी, कालिदास जी की बात हो रही थी ना। तो ये महत्वपूर्ण जो हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर कालिदास जी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है इस प्रश्न के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अथवा में जो देखिए पैरा दिया गया आप लोगों को, तो इस पैरा को आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये पैरा आप लोगों के लिए। आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर तो देखिए दिए गए पद्यांशों पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देना है प्रिय विद्यार्थी। ये भी देखिए हम लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये काव्य से रिलेटेड अब आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा। भाई काव्य से रिलेटेड भी प्रश्न एक बार देख लेना जरूरी है, क्योंकि कौन से प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे एग्जाम में। पैरा देखिए बहुत जरूरी होता है, पैरा को तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, तो नीले फूले कमल दल सी शाद की शामता है, पीला प्यारा वसंत कटी में पहनते है फवीला। टूटी काली टूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और शास्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे है बड़े ही सजीले, लंबी बाह है कलव करसी शक्ति की पिटिका है। ठीक है, ये जो हो जाएगा इसमें हम लोग जब बढ़ेंगे तो राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये जो अगर देखा जाए मुख्य रूप से पहले का जो चौथे का क प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का ना। अभी हम लोग जो यहाँ पर रेखांकित है उस पर भी बात करेंगे। तो राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं। देखिए राधा पवन से क्या कहती हैं, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय बताते हुए कहती हैं कि उनके शरीर की श्यामल छवि जो है नीले कमल पुष्प के सदृश है। यानी उनके शरीर की जो श्यामल छवि है, जो उनकी आकृति है, जो उनकी परछाई है, वो नीले कमल के पुष्प के समान है। ठीक है, और अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। पीला वस्त्र, देखिए ये जो दो लाइन है आप लोग को ऊपर ही उत्तर मिल गया। नीले फूले कमल दल सी सात सी श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी पै पहनते हैं फबीला। ठीक है ना, यानी पहले ही दोनों लाइनों का देखिए अर्थ हो गया यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर।
राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय बताते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि उनके शरीर की श्यामल छवि जो है नीले कमल पुष्प के समान है, सदृश है, और अपने शरीर पर जो अत्यंत आकर्षण पीला वस्त्र को अपनी कमर में धारण किए होते हैं। ठीक है, ये उपाय बताती है कौन, ये राधा जी बताती है। किसको पहचानने का, कृष्ण को, पवन को ये इशारा कर रही है ना, श्री कृष्ण जी की बात हो रही है यहाँ पर। अलक और शकल शब्द का अर्थ लिखिए। अलक और शकल, देखिए अलग का अर्थ अगर बात किया जाए तो बालों का जो लट होता है उसे हम लोग अलग बोलते हैं। अलग का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, अलग का मतलब होता है बालों का लट। बालों के लट को हम लोग अलग बोलते हैं। और शकल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण। शकल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण या सारा, जो संपूर्ण चीजें जो हो जाती है उसको हम लोग शकल बोलते हैं। ठीक है। कलभ करसी में कौन सा अलंकार है, कलभ करसी में कौन सा अलंकार है, कलभ भरसी में, कलभ करसी में जो है प्रिय विद्यार्थियों उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर अलंकार की बात हो रही है तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। देखिए पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, देखिए कवि का नाम यहाँ लिखना चाहिए, थोड़ा प्रश्न में त्रुटि है और इस प्रश्न को पहले रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों जो है ये प्रस्तुत पाठ का जो शीर्षक है वो पवन दूतिका नामक से लिया गया है। किससे लिया गया, पवन दूतिका, यानी पवन को दूत के रूप में इसमें शामिल किया गया। पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है हिंदी के पवन दूतिका से। और इसके जो रचनाकार हैं, कवि जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, कौन है, प्रस्तुत जो पाठ है वो हिंदी के पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। और इसके कवि कौन जो हैं या इसके जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से भी जानते हैं, वही हैं। ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, देखिए बहुत जरूरी होता है शीर्षक और लेखक का नाम, ये एकदम सही अगर आप लिख दिया तो समझ लीजिए आप एग्जामिनर के ऊपर अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, क्योंकि वो जान जाता है कि नहीं चलिए ठीक है भैया, सब जब इतनी बातें लिखा है सही तो आगे भी चीजें सही लिखने का प्रयास करेगा व्यक्ति। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे है बड़े ही सजले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। देखिए श्री कृष्ण के दोनों कंधे जो हैं श्रेष्ठ सांड के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। ठीक है ना, दोनों कंधों की विशेषता बता रही हैं, कौन बता रहा है, राधा जी बता रही हैं। और किससे बता रही हैं, ये बता रही हैं पवन को, कि श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं, और ये इस बात को बता कौन रहा है सब, तो ये कवि बता रहे हैं, कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के दोनों कंधे जो है वो श्रेष्ठ सांड के समान विशाल और बलिष्ठ हैं, बलवान हैं। उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं, लंबे बाहें कलप कर सी शक्ति की पेटिकाएं, यानी उनकी भुजाएं जो है हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों का एक पवन दूतिका से आप लोगों का ये लिया गया है। अब दूसरा देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लेखक का साहित्यिक परिचय करते हुए। देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है, तो जीवन परिचय थोड़ा सा, माता पिता कहाँ, कब जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, माता पिता का नाम क्या है, थोड़ा एजुकेशनल परिचय दीजिए, उसके बाद कहाँ मृत्यु हुई इनकी। ठीक है, और कुछ रचनाओं का नाम इनका लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग का, गद्य और काव्य दोनों लोग का। ध्रुव तारा या बहादुर का देखिए पंचलाइट, ये देखिए दोनों को मैंने दोनों कहानियों को बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया हुआ है। जब हिंदी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं। रश्मि राठी खंड काव्य को देखिए बहुत अच्छे से, कर्ण का चारित्रिक विशेषताएं जो है, कर्ण जी ऐसे महापुरुष व्यक्ति हैं कि उनका तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। उनका जो परिचय, उनका परिचय के लिए मतलब आपको जरूरी नहीं कि वही पढ़े तभी आप, तो ये तो महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं कर्ण जी। देखिए यहाँ पर जो है ये जो संस्कृत गद्यांश से भी देखिए प्रश्न आप लोग का है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा सभी लोग अच्छे से, दोनों देख लीजिए यहाँ पर। और पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित जो है हिंदी में अनुवाद करना है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अथवा में देखिए जयंती तेव महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यभ्यम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। ठीक है, मृत्यभ्यम भाषाओं में जो मुख्य है वो मधुर वाणी, ये जो है गीता वाणी जो है दिव्य गीता वाणी तस्य मधुरम काव्य, इसके जो मधुरता है उसके काव्यों में भी सुशोभित होती है। ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा वाला एक तरीके से वो जो सुभाषी रत्नानी वाला चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट है ये, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है ना, एक पन दो काज,
गले का हार बनाना, कान पर जूं न रेंगना, ठीक है, कोई प्रभाव न पड़ना हो गया। गले का हार बनाना मतलब बहुत ज्यादा मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब, ठीक है, जितनी आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो उसका कोई इज्जत नहीं करता है। एक पंथ दो काज, ठीक है ना। संधि विच्छेद का देखिए करना है यहाँ पर, तथ्य तथापि धन तथा धन अपि ना, तथा धन अपि देखिए ये आपका परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर हो जाएगा आप लोगों का ना, ये हो जाएगा आपका परम धन ईश्वर हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा। गय धन इका हो जाएगा, गय धन अका गायिका हो गया ना, गय धन अका गायिका हो गया आपका, सब करेक्ट है आपका ये सब। सरिताम देखिए कोई भी एक याद कर लीजिए, गाय का या मतलब नदी का, नदी नद्यो नद्या नदी नद्यो नदी नद्या नदीभ्य, कोई भी एक रूप याद कर लीजिए, उसी बेस पर आप सेट कर लेंगे इसको। देखिए ये जो है चयन करना है इसमें ना, निम्न प्रश्न शब्दों में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, और चयन करना है कि स्त्री वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो ना, और दोपहर के बाद का समय, विवान, मध्याह्न, पूर्वाह्न, अपान। दो वाक्य को शुद्ध करना है, वीर अथवा हास्य अलंकार, श्लेष अथवा सुरक्षा अलंकार हो गया, चौपाइया सोटा हो गया। चौपाई को आप जानते हैं मात्रिक छंद होता है, प्रतिचरण में 16 मात्राएं होती हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दुलारे बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमति। पढ़ते चले जाइए, सब चौपाई ही है, ठीक है। बैंक के प्रबंधक को कोई कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए जो है आवेदन पत्र देना है, ये देखिए आपका। और या तो समाचार पत्र के प्रकाशन में, विज्ञान और समाज, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, मेरे प्रिय साहित्यकार, देश में बेरोजगारी की समस्या, कंप्यूटर। देखिए विज्ञान और समाज और देश में बेरोजगारी की समस्या, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों ये एक तरीके ये था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर, जो कि प्री बोर्ड का पेपर है और केपीएस सेट है। और प्री बोर्ड का लेटेस्ट पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके लिए लाभान्वित करने वाला आपको ये पेपर है। जबरदस्त तरीके से खुद भी लाभ उठाइए इसका, और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।